सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी तिजोरी लगभग खाली हो चुकी है और उसके बैंक्स मतलब अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी वो टूटने की कगार पर हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये 1991 में भारत की हकीकत थी। आज हम बात करेंगे उन दो नरसिंघम कमिटियों की जिन्होंने सिर्फ कुछ रिपोर्टें नहीं लिखी, नहीं, बल्कि उन्होंने भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम को ढहने से बचाया और उसकी तकदीर ही बदल कर रख दी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर वो संकट था क्या। फिर बात होगी पहले रेस्क्यू प्लान की, जो 1991 में आया। उसके बाद सुधारों की एक दूसरी लहर भी आई। फिर हम जानेंगे कि कैसे इन आइडियाज़ को हकीकत में बदला गया। और आखिर में हम नरसिम्हम की उस विरासत पर नजर डालेंगे जो आज भी हमारे साथ है। तो सीधा एक सवाल से शुरू करते हैं, जो इस पूरी कहानी का दिल है, कि आखिर किसी देश के टूटे हुए बैंकों को ठीक कैसे किया जाता है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की जान उसका बैंकिंग सिस्टम ही दम तोड़ने लगे, तो उसे बचाया कैसे जाए। 1991 में यही वो भयानक सवाल था जो भारत के सामने मुंह बाए खड़ा था। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं, साल 1991, और देखते हैं कि उस वक्त भारतीय बैंकिंग की असल हालत थी क्या। ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी, ये एक तरह की नेशनल इमरजेंसी थी। देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो लगभग खत्म हो चुका था। मतलब हमारे पास कुछ हफ्तों का इंपोर्ट बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे, और बैंकिंग सिस्टम, जो किसी भी इकोनॉमी की नसें होती हैं, वो खुद ही ब्लॉक हो रही थी। अब अंदाजा लगाइए, उस वक्त लगभग 90% बैंकिंग पर सरकारी बैंकों का कब्जा था। 90%। इसका सीधा मतलब ये था कि कोई कंपटीशन था ही नहीं। सर्विस कैसी भी हो, काम हो या ना हो, कस्टमर के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। पूरा का पूरा सिस्टम एक तरह से एक बंद पिंजरे जैसा बन गया था। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं थी। एक नियम था जिसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या एसएलआर। इसके हिसाब से बैंकों को अपने हर 100 रुपए में से 38.5 रुपए सरकार के पास रखने पड़ते थे। जरा सोचिए, बैंकों के हाथ में लोन देने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कितना कम पैसा बचता होगा। इसने तो जैसे पूरी अर्थव्यवस्था पर ही ब्रेक लगा दिया था। लेकिन असली टाइम बॉम्ब कुछ और था। वो था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी एनपीए। सीधे शब्दों में कहें तो डूबा हुआ कर्ज। और ये 15% से भी ज्यादा था। मतलब बैंकों ने जो हर 100 रुपए का लोन दिया, उसमें से 15 रुपए वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये एक ऐसा बड़ा छेद था जो पूरे बैंकिंग के जहाज को डुबो सकता था। तो अब इस भयानक संकट से निकलने के लिए सरकार ने एक इमरजेंसी रेस्क्यू टीम बनाई। यही थी 1991 की पहली नरसिम्हम कमेटी। इनका सिर्फ एक ही काम था, इस डूबते हुए जहाज को किसी भी तरह बचाना। और जरा इनके काम करने की स्पीड देखिए। अगस्त में कमेटी बनी और सिर्फ 4 महीने में दिसंबर तक रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश कर दी गई। ये कोई नॉर्मल सरकारी स्पीड नहीं थी, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन वाला एक्शन था जो ये बता रहा था कि देश कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। कमेटी ने जो आइडियाज दिए वो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा, भाई बैंकों पर से सरकारी कंट्रोल कम करो, प्राइवेट बैंकों को आने दो ताकि असली कंपटीशन शुरू हो, और इंटरेस्ट रेट्स वो सरकार नहीं मार्केट को तय करने दो। ये दशकों से चली आ रही सोच पर एक सीधा हमला था। सबसे बड़े और असरदार सुझाव थे एसएलआर और सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो में कटौती। एसएलआर को 38.5% से घटाकर 25% पर लाने को कहा गया, और सीआरआर को तो 15% से सीधा 3 से 5% पर। इसका मतलब जानते हैं क्या था? इसका मतलब था कि बैंकों के पास जो खरबों रुपये ब्लॉक पड़े थे, वो अचानक से आज़ाद हो जाते और इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए मार्केट में आ जाते। और फिर आया वो आइडिया जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। दशकों से जो सरकारी बैंकों की मोनोपोली चली आ रही थी, उसे खत्म करने की बात की गई और नए प्राइवेट बैंकों के लिए दरवाजे खोलने का सुझाव दिया गया। ये इंडियन बैंकिंग में एक नए दौर की शुरुआत थी। तो 1991 के सुधारों से कह सकते हैं कि मरीज को स्टेबल तो कर दिया गया था, पर इलाज अभी पूरा नहीं हुआ था। कुछ साल बाद ये महसूस हुआ कि अभी और सुधारों की जरूरत है, और यहीं से शुरू हुई रिफॉर्म्स की दूसरी लहर। देखिए, 1998 आते आते भी एनपीएस की प्रॉब्लम अभी भी एक बड़ा सिरदर्द थी, और तभी 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ने हमारे पड़ोस में तबाही मचा दी। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग थी। ये साफ हो गया था कि अगर हमें इस तरह की तबाही से बचना है तो अपने बैंकिंग सिस्टम को और बहुत ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। बस इसी जरूरत ने दूसरी नरसिम्हम कमेटी को जन्म दिया।
और यहाँ पर दोनों कमेटियों की सोच का फर्क साफ नजर आता है। जैसे पहली कमेटी ने कहा कि कमजोर बैंकों को मजबूत बैंकों के साथ मर्ज कर दो, लेकिन दूसरी कमेटी की सोच ज्यादा एडवांस थी। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ मजबूत बैंकों को आपस में मिलाओ ताकि ग्लोबल लेवल के बड़े भारतीय बैंक बन सके। इसी तरह एनपीए से निपटने के लिए भी सरकारी फंड की जगह मार्केट पर आधारित प्राइवेट कंपनियों यानी एआरसीज का मॉडर्न आइडिया दिया गया। तो ये सब तो थे आइडियाज कागज पर। अब देखते हैं कि इन क्रांतिकारी विचारों को हकीकत की जमीन पर कैसे उतारा गया और एक नया बैंकिंग सिस्टम कैसे खड़ा हुआ। डूबे हुए कर्ज यानी एनपीए की प्रॉब्लम को सुलझाने का रास्ता भी धीरे धीरे बना। देखिए कैसे। पहले कमेटी ने एक सरकारी फंड का आइडिया दिया, फिर दूसरी कमेटी ने उसे सुधार कर मार्केट बेस्ड कंपनियों यानी एआरसीज का रूप दिया, और आखिर में इस आइडिया को असली ताकत देने के लिए 2002 में एक कानून लाया गया, सरफेसी एक्ट। और ये सरफेसी एक्ट ये एक असली गेम चेंजर था। इसने बैंकों को एक जबरदस्त पावर दी। पावर ये कि अगर कोई लोन नहीं चुकाता तो बैंक बिना सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे उसकी गिरवी रखी प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा वसूल सकते थे। एनपीएस से लड़ने के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। इन सिफारिशों पर एक्शन भी फौरन शुरू हो गया। 1993 में प्राइवेट बैंकों के लिए गाइडलाइंस जारी हुईं और फिर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन जैसे नए जमाने के बैंकों ने आकर भारत में बैंकिंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया। कस्टमर्स को बेहतर सर्विस मिली, नई टेक्नोलॉजी मिली, और इन सारे रिफॉर्म्स का नतीजा वो सच में हैरान करने वाला था। जहां 1998 में 15% से भी ज्यादा लोन एनपीए की कैटेगरी में थे, वहीं 2024 तक ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 3% के आसपास आ गया। ये इंडियन बैंकिंग की हेल्थ में एक कमाल का सुधार था, जिसका क्रेडिट सीधे सीधे इन रिफॉर्म्स को ही जाता है। तो आखिर इन सभी सुधारों का लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ? इन कमेटियों ने हमें विरासत में क्या छोड़ा? चलिए इसी पर एक नजर डालते हैं। इन रिफॉर्म्स की असली विरासत सिर्फ बैंकों को बचाना नहीं था, नहीं, असली विरासत थी एक ऐसे मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम की नींव रखना जिस पर आगे चलकर भारत की तेज इकोनॉमिक ग्रोथ की पूरी इमारत खड़ी हुई। आज हम जो कॉम्पिटिटिव और टेक्नोलॉजी से भरा बैंकिंग सेक्टर देखते हैं ना, वो सब उन्हीं साहसिक फैसलों का नतीजा है। हाँ, ये भी सच है कि इन सुधारों की आलोचना भी होती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन रिफॉर्म्स में प्रॉफिट और एफिशिएंसी पर इतना ज़्यादा फोकस किया गया कि छोटे कर्जदारों और गांव तक बैंकिंग पहुंचाने का जो मकसद था वो कहीं पीछे छूट गया। तो नरसिम्हन कमेटियों ने तो भारत का मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम बना दिया। पर अब सवाल ये है कि आज के डिजिटल युग में, फिनटेक और एआई के इस दौर में, वो अगला बड़ा रिफॉर्म क्या होगा जो इंडियन बैंकिंग का भविष्य तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।